Hello bachcho. So today our next chapter is इकोसिस्टम। पहले देख लेते हैं 2025 में क्या पूछा गया है। 2025 में पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ह्यूमस एंड फॉर्मेट। यही होगा, मिनरलाइजेशन पूछा है ना बच्चों, तो ह्यूमस के बाद ही तो होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है। 2024 में क्या पूछा गया है। 2024 में पूछा गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स एंड द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन ऑफ द हर्बीवोरस एज वेल एज डिकम्पोजर्स आर रिफर्ड टू एज। तो भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, कंज्यूमर अगर न्यू ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है तो वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, ओके। ये भाई इन्वर्टेड वन है, तो बताओ इसमें ए क्या होगा, बी क्या होगा। तो भाई ए जो होगा वो हमारा जू प्लैंक्टन होगा, क्योंकि एक्वेटिक है। या यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास है बच्चों, तो बायोमास जो है वो एक्वेटिक में इन्वर्टेड होती है, तो ये जू प्लैंक्टन होगा और ये हमारा फाइटोप्लैंक्टन होगा। खत्म क्वेश्चन का आंसर। अब देख लेते हैं यहाँ पे, हाउ स्ट्रेटिफिकेशन रिफर्स रिप्रेजेंटेड इन अ फॉरेस्ट। तो बस डेफिनेशन लिख देनी है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। फिर उसके बाद फॉरेस्ट में पूछा है, तो फॉरेस्ट में आप बताओगे ट्रीज ऑक्यूपाइड टॉप वर्टिकुलर स्ट्रेटा। आपको फॉरेस्ट में बताना है ट्रीज जो होते हैं वो टॉप पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद लेयरिंग होती है, तो वी विल से ट्रीज ऑक्यूपाइड टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा एंड देन shrubs एंड देन herbs and then small grasses, ठीक है। Taking an example of small pond, explain how the four components of a ecosystem function as a unit. Four components कौन से, productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycle, ठीक है। तो हमें बताना है four components of a pond ecosystem which function as a unit are। तो भाई इसमें पॉन्ड के बारे में पूछा है, तो पॉन्ड के बारे में आप कंपोनेंट क्या लिखोगे, सिंपल सी कहानी लिखोगे, ए बायोटिक कंपोनेंट्स, ये हमारी एनसीईआरटी जो बोलती है हमें वही लिखनी पड़ेगी। हेट्रोट्रॉप्स कुछ भी लिख दो, है ना, तुम्हारी मर्जी में जो आ रहा है। हेट्रोट्रॉप्स एच भी लगा दो बच्चों। तीसरा है ऑटोट्रॉप्स, पॉन्ड का पूछा है बच्चों। और चौथा है डिकम्पोजर्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ फूड चेन एग्जिस्ट इन अ पॉन्ड। बताइए कौन सा फूड चेन जो है वो हमारे इसमें करता है। तो भाई पॉन्ड जो है वो एक एक्वेटिक सिस्टम है, तो एक्वेटिक में हमें पता है कि ग्रेजिंग फूड चेन होता है सबसे ज्यादा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो तुमको पता है, नहीं देखी है तो जाके देख लो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ फूड चेन दैट एग्जिस्ट इन अ पॉन्ड। चलो स्टोरी ओवर। अच्छा मैम, ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने यहाँ 4 चीजें लिखवा दी, बस खत्म हो गया चैप्टर क्वेश्चन। नहीं हुआ, आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे सारी चीजें। वो जो 4 चीजें मैंने आपको अभी शुरू में बताई, प्रोडक्टिविटी, फिर मैंने बोला डिकम्पोजिशन, फिर एनर्जी फ्लो, फिर न्यूट्रिएंट साइकिल, इन सबको आपको उन 4 कंपोनेंट्स के साथ मिलाना है। जैसे एबायोटिक में, एबायोटिक कैसे रोल प्ले करेगा, हेटेरोट्रॉफ्स कैसे रोल प्ले करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स कैसे रोल प्ले करेंगे, डिकम्पोजर्स कैसे रोल प्ले करेंगे, उन सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो अब आते हैं आगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस एज, भाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे पहले तो हमें पता है कि ये रेट होता है, टाइम पूछा जाता है, तो ईयर तो होगा ही हुआ, ठीक है। और क्या है, ऐसा कुछ मिला या फिर ऐसा कुछ मिला, तो हमारी बात बन जाएगी। तो देख लेते हैं, इसका आंसर पहला ही होगा, सी भी हो सकता है बच्चों, सी हो सकता है। कहाँ गया सी, कहाँ गया सी, ये रहा। यहाँ दो दो लिखा हुआ है भाई, यहाँ सिर्फ 2 लिखा होता तो ये भी हो जाता आंसर, ठीक है। और अगर ना ऐसे लिखा होता तो भी आंसर ठीक था, क्योंकि ये डिवीजन में है, डिवीजन हटती है तो -2 लगता है। व्हाट डज आर रिप्रेजेंट्स, रेस्पिरेशन,
ठीक है, स्टोरी ओवर। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो रिलेशन बताना है हमें। सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी की कहानी बताओ कि प्रोडक्टिविटी है क्या। इट इज़ द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया एट एनी टाइम एट एनी ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इट इज़ बेसिकली प्रोडक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जीपीपी एंड एनपीपी। आप ये लिखोगे एंड देन यू विल डिफाइन जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज द टोटल ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और बाय द प्रोड्यूसर्स। एंड व्हाट इज एनपीपी? It is the net primary productivity. It is the weight of organic matter which is stored by the producers after respiration या after utilization in the form of respiration. ठीक है, उसके बाद पूछा इसने सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये है कि व्हेन एनपीपी इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स, और वी कैन से कि इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स। ठीक है, हाउ प्रोडक्टिविटी दिस इंटर रिलेटेड, वही कहानी पूछी है, वही सेम टू सेम। ग्रॉस और एनपीपी को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को ऑफ एन इकोसिस्टम, वही सब पूछ लिया फिर से। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भाई हमें आ गया, हमने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया, आता है हमको, आता है हमको, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है। चलो अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। Decomposition process is slower if detritus is rich in lignin and butene because decomposition is largely an oxygen requiring process। भाई हाँ ठीक है, ये ऑक्सीजन प्रोसेस है, बट इससे इसका क्या लेना देना? तो मतलब दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो आंसर ये होगा। ह्यूमस कैसे बनता है? ह्यूमिफिकेशन पूरा आप लिख दोगे। जब डिकम्पोजिशन होगा, बैक्टीरिया वगैरह जब डिकम्पोज करते हैं हमारे डेड डिकेइंग मैटर पे, तो अनडाइजेस्टेड फूड्स जो होती हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और वो एक कलर, डार्क कलर एमोर्फस ऑर्गेनिक मैटर होता है जो हमें मिलता है। अच्छा, इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए ह्यूमस की, ये बोला है। तो भाई ह्यूमस जो होता है वो माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है, मतलब जल्दी माइक्रोब्स इसके ऊपर काम नहीं करते, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज द रिजर्वॉयर फॉर न्यूट्रिएंट्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज व्हाट? इट इज रिच इन लिग्निन एंड सेलुलोज, तभी तो नहीं तोड़ पाए। सेलुलोज नहीं, सेलुलोज। ओके, नेम द टाइप ऑफ डेट्राइटस दैट डिकम्पोज फास्टर। भाई वो जो नाइट्रोजन रिच होते हैं बेसिकली, ठीक है, जिनके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, या फिर बेसिकली वो शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो बड़ी जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो नेचर ऑफ द डेट्राइटस, दूसरा है मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी कहानियाँ जो है फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Humification, mineralization. Write the different steps taken in this one and this one during the process of decomposition. चलो अब मेरी बात सुनो। ह्यूमिफिकेशन तो वो कहानी है जब बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया और फंगस जो है, मतलब बीएफ, ये जो है आपका जो फ्रेगमेंटेड फूड है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसके ऊपर काम करते हैं, और कुछ ऐसा अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, ठीक है, उसको नहीं तोड़ पाते और सिर्फ डाइजेस्ट करते हैं वो जो उस मूवमेंट पे हो चुका है, और फिर वो डार्क कलर का हमें इकट्ठा हुआ कलेक्टिव फॉर्म मिलता है जिसको हम ह्यूमस बोल देते हैं। नाउ कुछ समय आया कि अब दोबारा से बैक्टीरिया ने उस अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर काम किया, अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर काम किया, तो वो जो अनडाइजेस्टेड था उसके ऊपर दोबारा जब हमारे बीएफ काम करते हैं, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलती है, उस प्रोसेस को हम फिर मिनरलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो सिंपल, ह्यूमिफिकेशन के टाइम पे डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस मिलता है, जो कि तब बनता है जब, मतलब आप लिख सकते हो इट फॉर्म्स डायरेक्टली फ्रॉम द डेट्राइटस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? व्हेन दैट
humus undergoes further decomposition at an extremely slow rate. That process is known as your mineralization, because at that time what will happen, some inorganic substances will form, for example CO2, calcium, ठीक है, and that is inorganic. That's why that process will lead to the mineralization. Okay. अर्थवर्म को हम दोस्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करता है भाई, डेट्राइटिवोर है। एक्सप्लेन ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन, भाई कर दिया। डेट्राइटिवोर डिकम्पोजर से कैसे डिफरेंट है? चलो मैं बताती हूँ, मैडम बताएंगी हमारी। डेट्राइटिवोर जो होता है, ये एनिमल्स हैं जो डेट्राइटिस पे फीड करते हैं, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। और ये भाई एनिमल नहीं है, ये एनिमल्स हैं बच्चों, ये याद रखना। ये तो भैया प्रोकैरियोट्स हैं डिकम्पोजर्स, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताओ भाई, बता दो। अर्थवॉर्म है जो हमारा फ्रेगमेंटेशन करता है, और यहाँ पे कैटाबॉलिज्म में हमारे डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं। सिंपल, कहानी खत्म। ये देखिए ये क्या चीज है। इन द इलस्ट्रेशन गिवन बिलो सिंप्लीफाइड फूड वेब है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो दिखा रहा है। ऑलराइट, एट विच ट्रॉफिक लेवल और लेवल डज द स्पीशीज एट फंक्शन? कहाँ है स्पीशीज एट? भाई टॉप लेवल पे खड़ा है ये तो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जरा तुम एरो देखो, ये सबको दे रहा है ना? इसका मतलब ये कुछ ऐसा है जो अपना खाना खुद बनाता है और सबको खाना दे रहा है, तो ये भैया प्रोड्यूसर है इसका मतलब। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैन कैन बी अ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। जस्टिफाई कर सकते हो इसको, आसान क्वेश्चन है, 10th में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, भाई कैटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, मिनरल्स बनाते हैं। एमसीक्यू है ये, एमसीक्यू है। हाँ, चलिए, given below is a diagram of an ecological pyramid of numbers. Choose the correct for food chain from the list of food chain that represents the given pyramid. चलो देख लेते हैं। बेस ब्रॉड है, ठीक है, फिर उसके बाद ये छोटा फिर और बड़ा हो गया, देख लेते हैं। बच्चों देखो इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन, थोड़ा समझने की कोशिश करो। बोल रहा है कि एक लॉजिकल पिरामिड है, चूज द करेक्ट फूड चेन फ्रॉम द लिस्ट दैट रिप्रेजेंट्स दिस। तो भाई अगर मैं यहाँ ग्रास रखूँ, यहाँ गोट रखूँ, यहाँ फॉक्स रखूँ, और यहाँ टाइगर रख दूँ, भाई टाइगर तो कम ज़्यादा है ही नहीं, कम हो गए हैं, तो ये नहीं होगा आंसर। मैं यहाँ माइस रखूँ, यहाँ कैट रखूँ, या फिर मैं हाइना रखूँ, फिर यहाँ चीता रख दूँ, तो चीता भी कम है भाई, नहीं कर सकती मैं इसको ऐसे। सॉरी सॉरी ब्रो, तुम भी नहीं हो आंसर। चलो अब चौथे को देखते हैं। ग्रास रखा मैंने, यहाँ इंसेक्ट्स रखा, भाई ये भी नहीं हो सकता, इंसेक्ट्स तो लार्ज में होते हैं, चलो फिर भी देख लेते हैं। फिर स्पैरो रखा, फिर स्नेक, स्नेक भी कम होते हैं बच्चों। इसको इतना बड़ा ब्रॉडर बेस क्यों दे दिया? तो नो ब्रो, आप भी आंसर नहीं हो, तो बचा कौन? गिवन बिलो इज द फूड वेब, आइडेंटिफाई टू प्रोड्यूसर्स एंड टू कार्निवोरस शोन इन द फिगर। जो सबको खाना प्रोवाइड कर रहा होगा, 1 और 3, 1 3, बट यहाँ पे भाई टू प्रोड्यूसर्स बोला है, लेकिन तुम एक चीज मेंशन देखोगे ध्यान से, तो टू भी हमारा प्रोड्यूसर है। कार्निवोर, कार्निवोर जो किसी पे फीड कर रहा हो, तो फोर्थ और फिफ्थ को फीड कर रहा है 7, तो 7 एक कार्निवोर है, 6 भी एक कार्निवोर है ना, 8 भी है वैसे तो। ऑलराइट, और इन सबको खा रहा है तुम्हारा 9 नंबर, तो ये भी कार्निवोर है। लेट मेक एन इकोलॉजिकल पिरामिड डिपिक्टिंग इट दिस फूड वेब। इस फूड वेब को की हेल्प से तुम इकोलॉजिकल पिरामिड बना सकते हो क्या बच्चों? बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं मैम, सिंपल सा पिरामिड बनेगा ये तो, ऐसे करके बना दो, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हैं, ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हैं, और फिर टॉप कंज्यूमर भी है। देखो ना तुम, थोड़ा सा और पतला करके मैं तुम्हें दिखाती हूँ।
ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर ये टर्शरी कंज्यूमर्स, और फिर प्राइमरी, मैंने प्राइमरी कंज्यूमर इसको बोल दिया क्या, सॉरी, ये प्रोड्यूसर्स, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर। तो इसी से हमारा ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। Okay, name the type of ecological pyramids that can exist as upright as well as inverted। भाई दोनों कुछ भी बता सकते हो तुम इसके अंदर। बायोमास का पिरामिड बता दो, जिसमें जो तुम्हारा फॉरेस्ट वाला बायोमास वाला जो होता है वो कैसा होगा, इन्वर्टेड, और बाकी सारे अपराइट होते हैं, राइट, तुम ये बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स डू यू थिंक विल बी नीडेड टू सपोर्ट 6 टर्शियरी कंज्यूमर्स इन अ ग्रासलैंड। भाई कितना बेकार क्वेश्चन है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी अगर हम लोग देख लें, ठीक है, कौन से साल का क्वेश्चन है ये, 2020 का क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ, वैसे इतना आता नहीं है। 5842,000 प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं फॉर टू सपोर्ट 3 टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है, मतलब ये रिक्वायर होते हैं फॉर 3 टर्शरी, टू फीड 3 टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो वो पूछ रहे हैं कि बताओ हाउ मेनी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 6। तो जब तीन के लिए इतने चाहिए, तो 6 के लिए कितने चाहिए होंगे, तो 6 के लिए भैया 5842,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 चाहिए, ठीक है, इजी पीजी। उसके बाद ड्रॉ ग्रासलैंड पिरामिड टू सब्सटेंटिएट योर आंसर। ग्रासलैंड पिरामिड बना दो भाई, तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो याद। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में ग्रासलैंड का डायग्राम है, 5842,000 दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट लेवल दिया है, फिर नेक्स्ट लेवल दिया है, फिर ये ऐसा लेवल दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा है 708, वही 10% लॉ बच्चों, ठीक है, और फिर ये दिया हुआ है 354000 और यहाँ 3। तो भाई ये प्रोड्यूसर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शरी कंज्यूमर है, और ये टॉप सेकेंडरी कंज्यूमर किस चीज का। मैम आप क्या कर रही हो, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर या फिर टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। नाउ 21, नेम एन आइडियल पिरामिड एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम। आइडियल मतलब एनर्जी वाला, जो हमेशा अपराइट होता है। सन प्रोवाइड्स इतना जूल सनलाइट टू एन इकोसिस्टम, राइट द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल टू द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। बच्चों इतना जूल जो सनलाइट है वो अवेलेबल है, ठीक है, तो अगर इतना जूल सनलाइट अवेलेबल है ना, तो 2 to 10% ही जो है आगे हम लोगों को मिलता है। तो इसको ऐसे बना लो, मैं बताती हूँ, इसको हमें सॉल्व करना है। जीरोस लिखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतने जूल एनर्जी हमारे पास है, 10% ही इस्तेमाल होता है। तो 1 2 3 4 5, इतना इतना एनर्जी जूल जो, इतना जूल ऑफ एनर्जी जो है वो वहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा बच्चों, प्लांट्स के पास जाएगा। सो 21st क्वेश्चन देखो ध्यान से, कभी पार्ट। देखो बच्चों, जो सन है ना उसने इतना एनर्जी प्रोवाइड किया है प्लांट्स को, तो ना प्लांट सिर्फ इसका ना एक ही प्रतिशत ले पाती है। तो 6 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6, 1% लिखो, तो 100 से 100 गया, कितने बचे, 1 2 3 4। कैसे करवा रहे हो मैम आप, ऐसे ही करोगे तुम याद। 10,000 जूल जो है हमारे प्लांट्स के पास है, 10,000 जूल है, तो भाई ये प्लांट्स हैं जिनके पास इतनी एनर्जी है, तो जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे होंगे उनके पास कितनी होगी, 10%। इसका 10% लॉ अब चलेगा, अब सारा 10% लॉ पे चलेगा, तो चलो देख लेते हैं।
10,000 जूल का 10% कितना होगा? 1000। तो नेक्स्ट लेवल पे 1000 गया, हमें पूछा किस लेवल पे है भाई साहब। फर्स्ट पे तो हमने बता दिया 10,000, थर्ड पे बताना है, सेकंड है ये, तो वही थर्ड का भी ऐसे ही बता दो, 100 जूल विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड टॉपिक। एक्सप्लेनिंग द गिवन रीजन दैट पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज, बिकॉज 10% लॉ फॉलो करता है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ फॉलो कर रहा है ये, जिसमें हमेशा एनर्जी लॉस ही होती है नेक्स्ट लेवल तक जाने पे, इसीलिए ये हमेशा अपराइट होगी। फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन लेवल नॉट अ स्पीशीज, एक्सप्लेन। अब इसका क्या मतलब है? इन फूड चेन ट्रॉपिक लेवल हमेशा फंक्शन लेवल को बताता है। फंक्शन लेवल मतलब कि क्या फंक्शन है। जैसे ये प्रोड्यूसर है, तो क्यों प्रोड्यूसर बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्लांट खाना बनाता है। हम स्पीशीज को थोड़ी बता रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा जो है प्लांट्स ही आएंगे। भाई साइनोबैक्टीरिया भी आ सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स भी आ सकते हैं, बिकॉज दे मेड देयर ओन फूड। वी आर नॉट डिफाइनिंग स्पीशीज, वी आर डिफाइनिंग देयर फंक्शन कि दे आर मेकिंग देयर ओन फूड। फिर उसके बाद यहाँ हम सेकेंडरी जो प्राइमरी कंज्यूमर की जो बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कंज्यूमर जो प्राइमरी है वो बेसिकली इसका फंक्शन है कि ये प्लांट्स के ऊपर ही फीड करता है, तो ये हर्बीवोर है, तो दे दिस इज द फंक्शन नॉट द पर्टिकुलर स्पीशीज, एंड देन मूव्स ऑन। तो यही स्टोरी हमें बतानी है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हो। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्ट अ पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम दैट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बायोमास ऑफ सी। अच्छा, तो बच्चों ग्रासलैंड का तो अपराइट होगा, ठीक है। और सी में क्या डिफरेंस? सी का बायोमास जो है वो इन्वर्टेड होता है इस तरीके से। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं उनमें कम बायोमास प्रोड्यूस होती है, और जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा बायोमास होती है। तो इन्वर्टेड है और वो हमारा अपराइट है। व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? स्टैंडिंग क्रॉप वही है जो सर्टेन लिविंग मास है एक पर्टिकुलर एरिया पे, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, 10% लॉ फॉलो करते हैं। विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम डिफरेंशिएट बिटवीन अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास एंड इन्वर्टेड पिरामिड। भाई अपराइट में तुम, बायोमास के अपराइट वाले में तुम क्या बता सकते हो? अपराइट किसका होता है? ग्रासलैंड का होता है, ठीक है, ग्रासेस का। और इन्वर्टेड किसका होता है? फॉरेस्ट का। तो आप इसको अच्छे से बताएंगे। व्हाट डज एन इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट्स? इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या बताती है? इट इज ए बेसिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of ecological parameter like biomass, energy, number in various trophic levels of a food chain. स्टेट एनी टू लिमिटेशन। सबसे पहला लिमिटेशन कि डिकम्पोजर्स को कंसिडर नहीं करता। दूसरा लिमिटेशन कि ये फूड चेन के ऊपर डिपेंड है। इट अज्यूम्स दैट फूड चेन्स आर डिफरेंट आर सिंपल, बट यहाँ पे फूड वेब जो है वो भी कंसिडर होता है, विच इज नॉट मेंशन्ड हियर। ठीक है। डिस्क्राइब एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास विद द हेल्प ऑफ, ये आप एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे। सेम इधर भी एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड होती है। What is trophic level in an ecosystem? It is the particular level where we place an organism, ठीक है, during formation of food chain और ecological pyramid. Standing crop, living mass particular time पे particular area पे जो होता है उसको बोलते हैं। Producers होते हैं, alright, we can make the whole thing about them कि they form food and law and all to provide food to the other consumers, other trophic levels. How it is, how DFC connected with the GFC in natural ecosystem, कैसे? तो बेसिकली हमें पता है कि detritus food chain is made up of the consumer, decomposers, which are heterotrophic organisms, right? So they need dead decaying matter, all right, and the dead decaying matter also ultimately comes from the what? Grasses also, right? From the plants also. And next we will mention the grazing food chain. It is the major conduit for energy flow, ठीक है। Now we have to also mention that कि detritus food chain is
more visible या more noticeable in the terrestrial land than the GFC. GFC is more active in your aquatic ecosystem. Now, so DFC or GFC is connected at some level because organism of DFCs are the prey to the GFC animals. मतलब जो organisms detritus food chain में होते हैं, they are the prey of organisms of the GFC. ठीक है, जैसे कॉकरोचेज हो गए, क्रोज हो गए, दे आर omnivorous, we can say, right? So here we will discuss like that, we will write that like that only, okay? तो what is ecological pyramid? Graphical representation. Compare the pyramids. ये हम अपनी वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास में, लास्ट जो भी मैंने वन शॉट कराया था. लिमिटेशंस हमने कर ली. नाउ नेक्स्ट है, इट इज ओपन सेट दैट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज अपराइट. 10% लॉ बता दो भाई. ऑन द अदर हैंड पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वाटिक अपराइट और इन्वर्टेड दोनों होती है. एक्वाटिक में इन्वर्टेड होगी और बाकी सब में अपराइट होती है. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड स्केचेस. With suitable examples, explain the energy flow through different trophic levels. What does each bar in the pyramid represents? Each bar in the pyramid क्या represent करता है? एनर्जी फ्लो थ्रू द डिफरेंट एनिमल्स. तो आप 10% लॉ को मेंशन कर दोगे. ठीक है, आप लिखोगे प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन टर्शियरी वंस. फिर व्हाट डज ईच बार? दे आर ट्रॉफिक लेवल्स. ठीक है, व्हाट डज ईच बार इन द पिरामिड रिप्रेजेंट्स? द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, राइट एनी टूल. और यहाँ पे 10% लॉ को आप लोग बिल्कुल मेंशन करेंगे. ठीक है, सो और ये ईच बार क्या है भैया? ट्रॉफिक लेवल. ईच बार विल रिप्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल. मेंशन दैट. टू लिमिटेशंस भैया हमें पता है, डिकम्पोजर्स को कंसिडर नहीं किया था इन्होंने. दूसरा, फूड वेब के बारे में कुछ नहीं बताया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन्स इज द मेजर कॉन्ड्रेट? भाई जीएफसी. इन द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक रिस्पेक्टिवली. तो भाई टेरेस्ट्रियल में तो हम लोगों का होता है जीएफसी, है ना? गलत जवाब. टेरेस्ट्रियल में डीएफसी होता है और एक्वाटिक में होता है जीएफसी. तो क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन, डेट्राइटस एंड ग्रेजिंग. इकोलॉजिकल पिरामिड्स गिवन बिलो इज अ पिरामिड ऑफ बायोमास. ठीक है, तो बताइए, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन द कंडीशंस वेयर दिस काइंड ऑफ पिरामिड यू विल सी इन द नेचर. तो आप ये कहाँ देखते हो? नेचर में, ट्रॉफिक 1 और ट्रॉफिक 2. भाई आप नेचर में इसको ऐसे देख सकते हो कि भाई ये जो है बायोमास का है ना, तो बायोमास में तो ये नहीं होगा. ये हो सकता है आपका नेचर में. आप एग्जांपल देना चाहो तो पहला एग्जांपल आप एक्वाटिक का दे सकते हो, सिंपल फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स का. दूसरा एग्जांपल आप अगर देना चाहते हो इन रिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब सिर्फ बायोमास का ना देकर किसी और का देना चाहो, तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं नंबर का, कि ये ट्री जो है एक ही है और यहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये भी इन्वर्टेड होता है. विल द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑल्सो ऑफ द सेम शेप इन दिस सिचुएशन? एनर्जी का क्या होगा? नो, ये इन्वर्टेड नहीं होती है, ये हमेशा अपराइट होगी. ठीक है. नंबर वेयर लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर फीडिंग ऑन अ ट्री ऑफ द लीफ. तो ये भाई वही वाली कहानी है, लाइक दैट. आप बताओ फिर. ओके, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस पिरामिड? इन्वर्टेड पिरामिड है. विल द पिरामिड ऑफ एनर्जी बी ऑल्सो द सेम शेप? नो. सेम क्वेश्चन बार बार पूछ लेते हैं. तो ये हमारा खत्म हो गया क्वेश्चंस इकोसिस्टम का. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिए. बाय बाय, टेक केयर.